गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रत्नेश कुमार पांडे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स परमाणु संरचना। परमाणु संरचना तो परमाणु संरचना, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के विषय में पढ़ा, क्योंकि यदि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, नेसेसरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उसका बार बार यूज है। इसीलिए हमने आपको क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया। उसमें आपने देखा डाल्टन ने अपने थ्योरम में बोला कि जो ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ है, मैटर है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसी को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम तक तो जानकारी मिल गई। एटम तक जानकारी मिल गई कि जो ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं उसके सबसे छोटे पार्ट्स को एटम बोलते हैं। और एटम कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हमने प्रीवियस क्लास में बताया भी, समझाया भी। कंपाउंड कैसे बनते, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। तो इस एटम के विषय में जब जानकारी मिली तो फिर अदर साइंटिस्ट है इन 1806 to 1932 की हिस्ट्री है, जिसमें इसी एटम के भीतर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज की गई, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला गया, जिसे उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा पार्टिकल था न्यूट्रॉन। इसको ई से डिनोट करते हो। ई इलेक्ट्रॉन, ई मीन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको पी से प्रोटॉन और इसको एन से न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट किसको जाता है? जे थॉमसन को जाता है। और प्रोटॉन की खोज का श्रेय, क्रेडिट गोल्डस्टीन को जाता है, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जे चैडविक को जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1886 से 1932 तक इसी एटम के भीतर क्या खोजा गया? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज की गई, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया। तो आज हम लोग अपने इस क्लास में इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। किस प्रकार खोजा गया, इसका क्या प्रॉपर्टी बताया गया, इन सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो डिस्कवरी हुआ किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। हमने अभी जस्ट आपको बताया, इसका क्रेडिट किसे जाता है? जे थॉमसन को, जे थॉमसन को जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया? खोज तो इन्होंने किया, लेकिन नेमिंग जो दिया वह स्टोनी थे। स्टोनी साहब ने क्या किया? इसका नामकरण कर दिया। और एक आगे आएंगे मिलिकन। इन्होंने क्या किया? उसके आवेश को बताया कि इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का चार्ज है और उसका मान कितना है। इसके चार्ज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इन्होंने बताया था, माइनस चार्ज होता है। यह मान किसने फाइंड किया था? यही मिलिकन साहब ने फाइंड किया था। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज के विषय में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की खोज। इन 1886 की बात है। 1886, कुछ जगह पे 1887 भी दिया है, तो उसी के आसपास जे थॉमसन ने क्या किया? अपने लैब में डिस्चार्ज ट्यूब लिया। वैसे डिस्चार्ज ट्यूब का निर्माण किसने किया था? जूलियस प्लकर ने किया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब कैसा था? एक शीशे की नली थी, लगभग 20 सेंटीमीटर, ऐसे ये नली थी। एक ग्लास ट्यूब, शीशे की नली। ओके, जे थॉमसन ने इस डिस्चार्ज ट्यूब को लिया। इसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया इसको। इसमें क्या था? एक साइड में कैथोड लगा हुआ था, कैथोड था, जिसको इन्होंने कहा कैथोड। और एक साइड में क्या था? एनोड लगा हुआ था, एनोड। इसको इन्होंने क्या बोला? एनोड। देखिएगा, और इसमें क्या किया? एक वैक्यूम पंप लगा होता था। इस ट्यूब में क्या था? वैक्यूम पंप था। इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था, ऐसे। इसको क्या वैक्यूम पंप बोलते हैं, वैक्यूम पंप। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था? एक साइड कैथोड था, एक साइड एनोड था। वैक्यूम पंप इसमें लगा होता था। वैक्यूम पंप से क्या किया जाता था? जो गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर ली जाती थी, उसके प्रेशर को कम या अधिक किया जाता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एक सर्किट परिपथ बना दिया। यहाँ पर, यहाँ
यहाँ पर, ठीक। ये हो गया ये माइनस टर्मिनल इसका बैटरी का, और ये क्या था, प्लस टर्मिनल था, ठीक है। सर्किट बनाया, परिपथ बनाया, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। अभी आप लोग इलेक्ट्रोड चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी देखोगे कैसे परिपथ बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, मोशन करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ माइनस टर्मिनल के साथ कैथोड को इन्होंने जोड़ दिया, और प्लस टर्मिनल के साथ इन्होंने क्या किया, एनोड को जोड़ दिया। इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। वैक्यूम पंप के द्वारा क्या किया, इसके भीतर जो गैस थी उसका प्रेशर बहुत कम, लो प्रेशर, लगभग 10 के पावर -3 मिमी Hg मरकरी कर दिया, बहुत लो रखा, प्रेशर को बहुत कम कर दिया, ताकि यहाँ पर गैस क्या हो, गैस की मात्रा कम हो। प्रेशर लो होने का मतलब इसमें जो ली गई गैस है उसकी मात्रा क्या हो, कम हो, ठीक है। और हाई वोल्टेज का यूज किया, वोल्टेज लगभग 10,000 कहीं 1000 भी दिया है, 10,000 वोल्ट का यूज किया उन्होंने, है। उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर क्या किया, जब सर्किट को बिगिन किया, प्रारंभ किया, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा, क्या देखा कि जो कैथोड्स पार्ट है, इस कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ आ रही है, ये प्लस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कुछ क्या है, रेज, इसको रेज जैसा दिखाएं क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा गया है। कुछ रेज जो है इससे निकल रही है ना, रे, किरण, और जो माइनस से क्या हो रहा है, प्लस की तरफ बढ़ रहा है, और कैथोड से निकलने वाली इस किरण को उन्होंने क्या बोला, कैथोड रेज बोला। इसीलिए कहा ओनली डिस्कवरी का खोज जे थॉमसन को जाता है, इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी ने किया था। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट, हाई वोल्टेज की धारा को प्रवाहित किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अधिक, विभवांतर जो था वो अधिक था लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर, और उसके कारण उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ रेस क्या हैं, निकल रही हैं, जो कलरलेस थी, इसमें कलर नहीं था, और माइनस से प्लस की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। कैसे उन्होंने पता किया, यहाँ पर उन्होंने जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंस लिया, जब ये किरणें जाके उससे टकराती, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर गिरती थी तो वहां पर चमक उत्पन्न होता था। उन्होंने कहा कि यहाँ कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ चल रही हैं, और उन्होंने उसका नामकरण क्या किया, कैथोड रेज। उस किरण को उन्होंने क्या बोला, कैथोड रेज बोल दिया। हिस्ट्री है, जानिएगा, थ्योरी क्लास में हम लिख देंगे सब कुछ इसके बारे में क्या है, पहले आप ओनली जानिए, ठीक ना। तो इसको उन्होंने कैथोड रेज की संज्ञा दी, नेमिंग कर दिया, ये कैथोड से निकलने वाली रे है, उसको कैथोड रेज उन्होंने कहा। फिर इसकी प्रॉपर्टी के विषय में वे स्टडी करने लगे कि
इसका गुणधर्म क्या है? तो ये किरणें क्या हुई, निगेटिव टू पॉजिटिव मोशन कर रही थी। जो रेस थी उसका मोशन कैसा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यह ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ गति कर रही थी। मीन्स इस पर क्या हो रहा है, यह अपनी तरफ इसको खींच रहा है। तो इससे उन्होंने क्या कहा कि ये जो कैथोड रे है इसका जो नेचर है, प्रकृति है, वह कैसा है, यह विद्युत ऋणात्मक है। तभी तो यह धन के पास जा रही हैं, यहाँ से खींची जा रही हैं। इन्होंने कहा ये निगेटिवली चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है इस पर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। जैसे यहाँ पर जो प्रेशर था बहुत लो था, लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर हुआ और हाई वोल्टेज पर हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, इसके दिमाग में गैस कम थे, जिससे इनका मोशन कैसा हो रहा था, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैथोड किरणें क्या है, सीधी रेखा में चलती हैं, माइनस से प्लस की तरफ गति करती हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, इसके ऋणात्मक आवेश के होने का पता चलता है। फिर उन्होंने देखा कि यदि इनके मार्ग में पैडल व्हील, जिसको बोलते हैं पेछड़ी पहिया, पिन व्हील भी कहते हैं, जब इन्होंने क्या किया, इसके मार्ग में पिन व्हील रखा, ऐसा इस प्रकार का पहिया इन्होंने इसके मार्ग में लाइटेस्ट हल्का प्रेक्षणी पहिया जब इनके मार्ग में रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जब ये रे इस पहिए पर पड़ रही हैं, आके टकरा रही हैं, तो इसमें क्या हुआ, मोशन हो गया, गति उत्पन्न हो गया। तो मोशन होने का मतलब इसमें कुछ न कुछ मास है, तभी तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलता है। और उसी समय उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या पता किया, ये किरणें जो हैं इसमें कुछ न कुछ मास है, द्रव्यमान है, तभी तो यह क्या कर रहे हैं, इस पिन व्हील को, पैडल व्हील को क्या कर रहे हैं, मोशन प्रदान कर दे रही, काइनेटिक एनर्जी दे रही है। इसमें मास है कि इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है, आप सभी लोग जानते हो। तो यदि इसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, तो इसमें जो इसको प्रोवाइड कर रहा है, जो दे रहा है यह काइनेटिक एनर्जी, उसके पास क्या है, मास भी है और वेग भी है, वेलोसिटी भी है। फिर उसके बाद इन्होंने इन किरणों के बिहेवियर को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में देखा, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इनके मार्ग में। जो ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ रही हैं, उनके मार्ग में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। यहाँ पर कह दिया ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। एक्सपेरिमेंट है, जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या देखा, ये किरणें प्लस टर्मिनल की तरफ क्या होती हैं, झुकती हैं। यदि प्लस टर्मिनल की तरफ ये किरणें झुक रही हैं, तो इस बेसिस पर भी उन्होंने कहा, क्या बोला कि ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। ये जो रेस है, किरणों का समूह है, कैसा है, ऋण आवेशित मीन्स निगेटिव चार्ज युक्त है, इस पर माइनस चार्ज है। मैग्नेटिक क्षेत्र में भी देखा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसमें भी ये क्या हुए, डिफ्लेक्टेड हुए, अपने मार्ग से, मार्ग पाथ से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। इसमें चुंबकत्व गुण भी पाया गया। गैसों को आयनित करने की क्षमता, आयनित करने की क्षमता क्या होता है, जैसे इसमें
जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब लिया उसमें कुछ गैसें भी थी। उन्होंने देखा जब ये किरणें क्या हैं, इन गैसों की मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, टकराते हैं तो उसको आयनाइज कर देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं। कुछ गैसों से भी कैथोड रेज निकलता है जो इसके भीतर थे। वे कैसे, इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस था जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल कर किधर पॉजिटिव की तरफ जाते थे और यहाँ जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट पर्दा था उस पर चमक उत्पन्न करते। तो इस बेसिस पर उन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या करते हैं, कैथोड टू एनोड टुवर्ड्स मोशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशंस करते हैं, माइनस ऋणात्मक कणों से मिलकर बने हैं। और किरण है, किरण क्या होता है, पार्टिकल्स का ग्रुप होता है, समूह होता है। तो ये ऋणावेशित पार्टिकल्स के समूह को उन्होंने कैथोड रेज की संज्ञा दी। फिर कहा कि ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, डेविएट हो जाती हैं, डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, अपने मार्ग से डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, सॉरी विचलित हो जाते हैं। और जब उन्होंने विक्षेपण की दिशा को देखा उस आधार पर भी बोला कि ये किरणें क्या है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बने। ध्यान दीजिएगा। फिर ये मेटल उच्च गलनांक की धातुओं से जब ये किरणें क्या होती हैं, टकराती हैं तो एक्स रेज उत्पन्न करती हैं। और इनके मार्ग में ये कैसे सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन मोशंस कैसे करते हैं, जैसे इनके मार्ग में कोई क्या अपारदर्शी वस्तु रखने पर, अपारदर्शी वस्तु रखने का मतलब जिसके आर पार लाइट न जा सके, है ना, तो उसका क्या छाया, जो पर्दा था उस पर क्या था, छाया उत्पन्न हुआ। तो ठीक है, ये जब सीधे पड़ रहे हैं इस पर रेज, इसकी कैथोड रेज इस अपारदर्शी वस्तु की, तो उतने मार्ग को वह क्या कर रहा है, रोक ले रहा है। फिर उसके पीछे क्या उसका शैडो आता है, छाया आता है। उस आधार उस बेसिस पर कहा कि इसका मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। और फिर उसी समय मिल्कन, आगे नाम बताए थे आप लोगों को, मिल्कन, उन्होंने क्या देखा, मिल्कन ने देखा कि मिल्कन ने नहीं देखा था, जे थॉमसन ने ही देखा था कि जब इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड को लिया, ये नहीं कि एक ही इलेक्ट्रोड लिया, एक ही गैस लिया, डिफरेंट इलेक्ट्रोड और डिफरेंट गैस को लिया, तो उन्होंने देखा कि इसकी E/M का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, इक्वल आता है, लगभग 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम प्रति केजी के आधार पर आता है, ठीक ना। 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी आता है। ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है। डिफरेंट गैसों के लिए देखा तो वहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड को भी लिया, डिफरेंट गैस को भी लिया, इसके भीतर गैस जो था उसको चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिया। उन्होंने देखा कि E/M का जो रेशियो आता है वह क्या है, सबके लिए इक्वल है। तो इन्होंने कहा कि यह जो पार्टिकल्स है जिसके द्वारा कैथोड रेस बना है, यह पार्टिकल सब एटम में क्या है, प्रेजेंट है। तो उसके गुण, उसके बिहेवियर के आधार पर उन्होंने कहा यह ऋणावेशित है और यह सभी द्रव्य में प्रेजेंट है, सभी परमाणुओं में अवेलेबल है। और स्टोनी ने इसका नामकरण इलेक्ट्रॉन कर दिया।
जो किरणों का समूह है, जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी को उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बोला, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा जे थॉमसन ने किया, और उन्होंने उसके सारे प्रॉपर्टी को बता दिया कि सीधी रेखा में गति करते हैं, गैसों को आयनित करने की क्षमता रखते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होते हैं? डिफ्लेक्ट होते हैं, डिफ्लेक्शंस के डायरेक्शंस के आधार पर इन्होंने कहा ऋणावेशित होते हैं, उच्च गलनांक के धातुओं से टकरा कर क्या करते हैं? एक्स रेज को उत्पन्न करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसमें यह द्रव्यमान कणों से मिलकर बना है, क्योंकि इन्होंने इनके मार्ग में क्या किया? पिन व्हील रखा, उसमें मोशन, उसको मोशन दी, ये रे उसको गति प्रदान कर दी। तो ये सब प्रॉपर्टी में आता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, और फिर उसकी प्रॉपर्टी के विषय में बताया। तो इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को जाता है। याद रखिएगा 1886 में उन्होंने क्या किया? इसी एटम्स के भीतर जो स्मॉलेस्ट पार्ट्स था, पार्टिकल्स था, सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज, जिसका मास उन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन का मास 0.0005 एटॉमिक मास यूनिट, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। या हम कह सकते हैं 91095 into 10 की पावर -28 kg है मास है। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास इन्होंने बताया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0.005 एटॉमिक मास यूनिट, और 9.1095 into 10 की पावर -28 kg, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। और उसी समय हालांकि प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है गोल्डस्टीन को जाता है श्रेय। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, आप हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के विषय में पढ़ेंगे। तो और एक बात, इसका जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन के द्रव्यमान से क्या होता है? बहुत कम है। यह क्या है? स्मॉलेस्ट मास होता है, इससे छोटा मास आप कहीं नहीं देखोगे। इसका मास जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग है ना? तो फिर इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ना है आप लोगों को, इतिहास है। रिटेन हम जब भी समय मिलेगा तो आप लोगों को रिटेन सब कुछ दे देते हैं। चैनल पर है हमारे रिटेन टॉपिक। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे? प्रोटॉन की खोज। इसकी खोज का श्रेय
गोल्डस्टीन को जाता है। गोल्डस्टीन कहीं पर भी देखोगे तो आपको गोल्डस्टीन ही मिलेगा कि गोल्डस्टीन ने क्या किया, पोर्ट्रॉन की खोज की। लेकिन उसी समय जब जे थॉमसन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ वे कुछ अलग भी डिस्कवरी करना चाह रहे थे। कुछ इस पोर्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को भी उन्होंने क्या किया, देखा और बताया सबको कि जो दूसरा पार्टिकल्स है जिसकी डिस्कवरी पहले ही कर दी गई, इसकी 1886 से पहले ही गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर कर दिया, बताया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसका, एटम्स का, और उसकी प्रॉपर्टी को जे थॉमसन ने ही बताया था। क्रूक्स, अदर वैज्ञानिक, अदर साइंटिस्ट, अदर केमिस्ट भी उनके साथ थे। फिलहाल आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो इसका श्रेय जाता है गोल्डस्टीन को। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के विषय में उसी समय जब जे थॉमसन क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करके इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बता रहे थे, उसी समय उन्होंने प्रोटॉन के भी प्रॉपर्टी को बताया और उन्होंने देखा क्या कैसे किया, क्या देखा अपने एक्सपेरिमेंट में, क्या ऑब्जर्व किया, और उसी बेसिस पर उन्होंने प्रोटॉन की प्रॉपर्टी को बताया। उन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब था उनके पास। इसमें भी उन्होंने क्या किया, कैथोड का यूज किया, कैथोड और एनोड। और यहां पर भी क्या किया उन्होंने, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज को अप्लाई किया सर्किट में, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल सेल का है, इसके साथ निगेटिव कैथोड है, और यहां पर इन्होंने क्या किया, एनोड लिया। ये वैक्यूम पंप था जिसके द्वारा इसमें गैस जो भी दिया जाता था उसकी प्रेशर को कम या अधिक किया जाता था। ये पिस्टन लगा होता है, वैक्यूम पंप। तो इस बार उन्होंने क्या किया, कुछ परिवर्तन किया। पहले एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जेक्ट उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अलग रखा। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, परफोरेटेड छिद्रित कैथोड का क्या किया, यूज किया। यहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे छिद्रों को रखा। ठीक है, ऐसे भी हम इसको दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। ये छिद्र क्या हो गए, कैथोड हो गया। और यहाँ पर जिंक सल्फाइड का जो फ्लोरेसेंट मैटर था, जिंक सल्फाइड ZnS, इसको इस बार इधर उन्होंने लगाया। इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उसको इधर लगाया था, इस बार इधर लगाया। और फिर देखा, और यहाँ पर जो गैस लिया उसका दाब क्या किया, कुछ पहले से अधिक लिया। जैसे पहले 10⁻³ mmHg था, इस बार उन्होंने 10⁻⁻1 mmHg इसका प्रेशर रखा, गैस का जो दाब था, वायुमंडलीय प्रेशर। और यहाँ पर वही उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज का यूज किया और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा। इस बार उन्होंने देखा
कि कुछ कलर्ड रेस, इस बार जो रेस मिला उनको कुछ कलर्ड रेस, रंगीन रेस मिला, एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है और इन छिद्रों से होकर वह पीछे लगे जिंक सल्फाइड पर क्या हो रहा है, चमक उत्पन्न कर रहा है। तो इनके बीच जो गैस थे, गैस के मॉलिक्यूल्स, एटम जो भी थे, उस पर क्या था कि जब हाई वोल्टेज दोगे तो वहां पर कैथोड से कैथोड रेज निकल रहा था। हमने देखा सब पदार्थों में क्या था, E/M का मान क्या था, कांस्टेंट था, फिक्स था, वो चेंजेबल नहीं था। लेकिन यहाँ से जब गैसें ये आगे गई, कैथोड रेज जब आगे बढ़ा तो ये क्या हुआ, अपने मार्ग में पड़ी हुई गैसों से टकराया और उसके इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया, निकाल दिया और उसको आयनाइज्ड कर दिया। तो जब इन्होंने देखा कि जो आयन है ये पॉजिटिवली हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, प्रोटॉन ही बचेगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्या हुआ, एनोड टुवर्ड्स कैथोड मोशन कर रहे थे, एनोड से कैथोड की तरफ। और क्योंकि यह क्या इनपरफोरेटेड, छिद्रित कैनाल से क्या हुआ, इससे निकल रहे थे, इसको इन्होंने कैनाल रेज का नाम दिया, कैनाल रेज बोला, एनोड रेज भी बोला, एनोड रेज की संज्ञा दी। क्यों, क्योंकि हला एनोड से नहीं निकल रही है, यह एनोड की तरफ से आ रही थी। बताया हमने, जब ये कैथोड रेज जो निकल रहा है, इन मार्ग में जो गैसों से टकराया उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और निकालने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को यह खींच लिया, पॉजिटिव है, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉन चले गए उधर। क्योंकि गैसों से भी क्या होता है, कैथोड रेज हाई वोल्टेज पर क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, और जो बचे पॉजिटिव पार्ट्स है उसको इस नेगेटिव पार्ट्स ने अपनी तरफ खींच लिया। इसी समूह को इन्होंने कहा कि यह एनोड रेज है। क्यों, एनोड से आ रही है, एनोड से मिल नहीं रही है, यह गैसों की आयनाइजेशन से मिल रही है। और फिर उसके बाद ये छिद्रों से होकर इस जिंक सल्फाइड पर क्या करती है, चमक उत्पन्न करती हैं। इसीलिए इन्होंने इसको कैनाल रेज की भी संज्ञा दी, कैनाल रेज बोला, कैनाल रेज, ठीक है। फिर उसकी प्रॉपर्टी को उन्होंने बताया कि जो एनोड रेज है, एनोड रेज क्या होता है, इसका जो सबसे छोटा यूनिट है वह कैसा है, धनात्मक पार्टिकल्स है, और रेज क्या है, यह धनात्मक पार्टिकल्स का समूह है, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। कैसा मोशन करता है, एनोड से कैथोड की तरफ सीधी रेखा में यह भी मोशन करते हैं। इनमें भी मास होता है, क्योंकि इनके मार्ग में वहीं पेचड़ी पहिया जब इन्होंने रखा, पिन व्हील को रखा, तो उसमें मोशन उत्पन्न हो गया इनके प्रभाव से। तो मोशन दी मीन्स इसमें क्या है, मास है, काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रही हैं धनात्मक किरणें। तो कहाँ से आया, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास है तभी तो काइनेटिक एनर्जी इसको मिला। और फिर क्या बोला इन्होंने, गैसों को आयनित करने की क्षमता, ये गैसों के आयनाइजेशन से मिलती है। फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं, इफेक्टेड करती हैं, प्रभावित करती हैं, लेकिन उच्च गलनांक के धातुओं से जब भी टकराती है तो एज एक्स रेज को यह किरण उत्पन्न नहीं करती। बात समझ में आया। वैसे ही इन्होंने इसका भी क्या किया, गुणधर्म देखा। यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। उसके बेसिस पर यह बताया कि इन किरणों का जो डिफ्लेक्शंस है, विचलन है, किधर होता है, नेगेटिव
प्लेट की तरफ होता है, ये किरणें क्या होती हैं, यदि सीधी रेखा में आ रही हैं तो ये नेगेटिव की तरफ मुड़ गई, सीधी रेखा में आ रही है तो नेगेटिव की तरफ मुड़ जा रही हैं। तो जो डिफ्लेक्शन होता है उस बेसिस पर इन्होंने क्या कि ये जो धनात्मक रेज है वो किससे मिलकर बना है, धनात्मक कणों से मिलकर बना है। एनोड रेस किससे मिलकर बना है, धनात्मक कणों से मिलकर बना है। ओके, तो वही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पर क्या चेंज हो गया, यहाँ पर E/m का मान सबके लिए कांस्टेंट नहीं है। इसके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने E/m का जो रेशियो निकाला वह सबके लिए क्या था, फिक्स था, कांस्टेंट था। लेकिन एनोड रेस के लिए क्या E/m का मान कांस्टेंट नहीं आया। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए, इसको इम्पोर्टेंट है। देखिए ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में इस बार कुछ परिवर्तन जे थॉमसन ने किया, उन्होंने यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड का यूज किया और यहाँ पर क्या किया, एनोड लिया, हाई वोल्टेज लिया, हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट पर क्या किया, हाई पोटेंशियल दिया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया और फिर प्रेशर को कुछ कम कर दिया। प्रेशर कम रहेगा तो गैस क्या होंगी, अधिक होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेशर उन्होंने क्या किया, 10⁻⁻1 मिनी Hg कर दिया है, और उस पर देखा कि गैस क्या होते हैं, इन कैथोड रेस के द्वारा आयनाइज होते हैं, उनके आयंस क्या होते हैं, आयन फॉर्म बनते हैं, और वही आयंस क्या करते हैं, पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव मोशंस करते हैं। उसी को उन्होंने कहा कि ये एनोड किरणें हैं। एनोड किरणों के गुण के विषय में बताया कि यह सीधी रेखा में चलती हैं, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। विक्षेपण की दिशा के आधार पर उन्होंने बताया कि एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी हैं, क्योंकि यह ऋणावेशित प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, विक्षेपित होते हैं। फिर इसमें भी मास होता है, E/m का मास क्या होता है, सब गैसों के लिए अलग अलग आया। और जब इन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इसको आप क्या करते हो, 1H1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो इसका जो मास होता है हाइड्रोजन आयन के बराबर इसका क्या हुआ, मास हुआ, द्रव्यमान हुआ। तो वही इस बेसिस पर उन्होंने इसका प्रॉपर्टी बताया, और उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, गोल्डस्टीन को जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मैसेज कीजिएगा, हम बताएंगे उसको। परफोरेटेड, यहाँ छिद्रित कैनाल का यूज किया था, जिसके बेसिस पर उन्होंने इसको कैनाल रेस की संज्ञा दी। ओके, और एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है तो एनोड रेस, बाद में इसको फोटॉन कहा गया। जो रेस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट था उसको क्या बोला हमने, प्रोटॉन बोला। चलिए ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया बाय परफोरेटेड कैथोड, है ना। अब इसके बारे में देखिए, इसका मास जो होता है, मास 1.00728 एटॉमिक मास यूनिट। क्या है इसका मास, है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। और इसको हम कहते हैं 1.6726 into 10⁻⁻24
ग्राम्स। 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसका क्या बताया गया, मास बताया गया। इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1000 से डिवाइड करोगे तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो यही आ जाएगा 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 है तो 27 हो जाएगा। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 1000 को क्या लिखते हो, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3 -24 मल्टीप्लाइड विथ -10⁻³ ऐड हो जाएगा -27 के आसपास आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया। फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लास्ट में हुआ, बहुत लास्ट में। उसके पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल आ गया था, और फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आ गया, निल्स बोहर का भी परमाणु मॉडल्स आ गया था। लास्ट में 1932 जेम्स चैडविक ने किया था, सॉरी जैडविक लिखते हैं, चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की। इसके लिए उन्होंने हल्के परमाणु पर बेरिलियम को सिलेक्ट किया, अल्फा कणों का बम्बार्षण करा दिया, 2He4 का इस पर क्या किया, बम्बार्डिंग करा दिया। ठीक, तो क्या मिला आपको, कार्बन के साथ साथ एक उदासीन प्रकृति का कण मिला। ये न्यूट्रल नेचर था। ये जो न्यूट्रॉन था उसको भी उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसका जो डिफ्लेक्शन था, विक्षेपण था, उस बेसिस पर उन्होंने कह दिया न यह पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ झुका न नेगेटिव टर्मिनल की तरफ झुका। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये सीधी डायरेक्शन में मोशन किया, ये किसी तरफ झुकाव नहीं दिया, ना पॉजिटिव की तरफ आया ना नेगेटिव की तरफ। तब इसको इन्होंने कह दिया ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, इसको इन्होंने न्यूट्रल पार्टिकल बोला और इसको न्यूट्रॉन की संज्ञा दी जेम्स चैडविक इन 1932। यह हो गया डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। आगे पढ़ोगे कि एटम में इसका क्या स्थान है, कहाँ इसको रखा गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूट्रॉन कहाँ पे है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के विषय में आपने देखा, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी खोज किस प्रकार से की गई, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाया गया, किस प्रकार से प्रोटॉन और किस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हुई। फिर उसके बाद आता है आपका एटॉमिक मॉडल। बताए ना, आदमी है जो वह बहुत ही क्या होता है, जिज्ञासु होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहती है, कुछ नया करने की इच्छा रहती है। तो सब लोगों ने एटम को देख लिया, फिर कुछ लोगों ने एटम के भीतर भी सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज कर ली। अब वे एटम के स्ट्रक्चर के विषय में क्या किए, एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो सबसे पहला मॉडल
फर्स्ट मॉडल, इसके पहले जॉन डाल्टन ने बताया था, एटम के विषय में बताया था, है ना। उसके उन्होंने उसके सब पार्टिकल्स का कहीं वर्णन नहीं किया, लेकिन जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है किसका, परमाणु संरचना का, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, इसको ऐसे बोल दो, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, ठीक है। पहला एटॉमिक मॉडल, एटम की संरचना किसने दिया था, जे थॉमसन, किसने, जे थॉमसन ने दिया, जे थॉमसन इन 1898 में अपना एटॉमिक संरचना के संदर्भ में अपने हाइपोथेसिस को रखा, अपने विचार को दिया कि एटम का मॉडल कैसा है। इन्होंने बताया, इनकी मॉडल को हम प्लम पुडिंग और वाटर मिलन निकलते हैं, वाटर मिलन मॉडल, प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग और वाटर मिलन मॉडल कहा जाता है। इन्होंने बताया, क्या बताया, अपने एटॉमिक मॉडल में इन्होंने बताया कि एटम में जो धनात्मक पार्टिकल्स हैं उनका स्फीयर वह एक समान रूप से क्या है, वितरित है। इस एटम में वितरित है कौन, धनात्मक, क्योंकि एटम उस समय यह जानकारी हो गई थी कि एटम के भीतर क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो इन्होंने बताया कि इसमें जो धनात्मक पार्टिकल्स हैं वे एक समान रूप से चारों तरफ क्या हैं, वितरित हैं। जैसे खीर होता है, खीर में दूध जो है क्या है, या वाटरमेलन होता है, तरबूज कहते हो, तरबूज में जो क्या होता है, रेड पोर्शन होता है, एक समान रूप से इसमें क्या है, फैले हुए, ठीक है, ये फैला हुआ है। और बीच बीच में कहीं कहीं पर क्या है, इलेक्ट्रॉन माइनस पार्टिकल्स इसमें इम्बेडेड है, धसे हुए हैं। जैसे तरबूज में बीज उसके क्या होते हैं, चिपके हुए हैं। खीर में क्या होता है, कहीं कहीं पर काजू किशमिश के उभार होते हैं, इसीलिए उसको उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल अपने मॉडल को बोला, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। स्फीयर है किसका, धनात्मक कणों का, और उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर क्या है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स धसे हुए हैं, इम्बेडेड हैं, इम्बेडेड इलेक्ट्रॉन, इनको बोला उन्होंने इम्बेडेड इलेक्ट्रॉन, इम्बेडेड इलेक्ट्रॉन in positive spheres of proton।
इस पॉजिटिव स्फीयर में क्या है, प्रोटॉन एम्बेडेड है। जैसे कि तरबूज के रेड पोर्शन में सीड उसके एम्बेडेड होते हैं, या खीर में कहीं कहीं पर काजू किशमिश का उभार होता है। यह मॉडल फर्स्ट मॉडल था, किसके संदर्भ में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के संदर्भ में, क्योंकि इसमें इन्होंने उसके सब पार्टिकल्स के विषय में भी जानकारी दी और इन्होंने बताया कि यह क्या है, कोई भी एटम्स जो होता है उदासीन नेचर का होता है, उदासीन नेचर का होता है, न्यूट्रल इन नेचर। इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। यदि हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर कहते हैं 1.6 × 10⁻90 कूलम का माइनस चार्ज है, तो उतना ही चार्ज किस पर है, प्रोटॉन पर भी है, लेकिन वहां पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है 1.6 × 10⁻90 कूलम। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या किसी भी परमाणु में आप देखोगे क्या होगा, बराबर होगा। और उसी समय जे थॉमसन ने यह भी जानकारी ले लिया कि जो आपका यह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वह क्या है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, और कुछ न कुछ मास उसके भीतर ऐसा भी है। न्यूट्रॉन की खोज उस समय नहीं हुई थी जब इन्होंने फर्स्ट मॉडल दिया। न्यूट्रॉन की खोज हमने बताया था 1932 में हुआ, 1932 में हुआ, और यह मॉडल जो है 1898 के आसपास की बात है यह। तो उस समय उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि जो इन दोनों का मास है वह एटॉमिक मास के इक्वल नहीं हो रहा है। एटॉमिक मास जो है कुछ अधिक आ रहा है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और कोई ना कोई अदर पार्टिकल्स भी है, क्योंकि यह न्यूट्रल तो है, न्यूट्रल है, यह बात उन्होंने बताया कि एटम्स की प्रकृति कैसी है, न्यूट्रल है, लेकिन इसका मास क्या हो रहा है, इसके सिमिलर नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब यह दो सब यूनिट से मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, तो इसका मास भी इसी के इक्वल आसपास आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये जो एटम्स है इसका मास क्या है, कुछ अधिक आ रहा है। तो मास अधिक आने के पीछे यही रीजन था कि उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। जब आप तीनों का मास ऐड करते हो तो वह इक्वल हो जाएगा किसके, एटॉमिक मास के। तो यहाँ पर ये जो मॉडल था हालांकि क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने ही कहा कि न्यूट्रल नेचर का होता है, तो न्यूट्रल नेचर क्यों होता है यह बात इन्होंने अपने इस मॉडल में स्पष्ट नहीं किया, क्लियर नहीं किया कि यदि जो एटम्स है वह क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है। ये तो बताया इन्होंने कि स्फीयर है पूरा धनात्मक कणों का, पॉजिटिव पार्टिकल्स का क्या है, स्फीयर है, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है 10 से भी। जैसे खीर होता है, खीर में काजू किशमिश होता है, या वाटरमेलन होता है, उसमें क्या होता है, उसके काले काले सीड्स होते हैं जो कि रेड पोर्शन में फंसे हुए हैं, लेकिन यह नहीं बता पाया कि उसकी संख्या कैसे इक्वल है। ओके, लेकिन यह उनका क्या था, कार्य पहला था, फर्स्ट वर्क, जिन्होंने क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में जानकारी दी, जिसके कारण उन्हें क्या किया गया, 1906 ईस्वी में इस एक्सपेरिमेंट के कारण नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। नोबेल प्राइज उनको क्यों दिया गया, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल
इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन 1906 में उनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज। ठीक है, इस सम्मान से उनको सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने क्या किया? सब यूनिटों को लेकर एटम का मॉडल दिया, हालांकि बाद में यह रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं आपके रदरफोर्ड। हिस्ट्री, वनली हिस्ट्री बता रहा हूं, आप लोग सुन लो, फिर उसके बाद हम और कुछ बताएंगे इसके बारे में। बहुत सारी बातें हैं, स्पेक्ट्रम है, निल्स बोहर का एटॉमिक मॉडल्स है, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। तो उसके बाद आते हैं आपके रदरफोर्ड।